ब्राह्मण है, दारू पीता है, मांस खाता है, व्यभिचारी है, अनपढ़ है, तो गोड़ लगी पंडित जी, गोड़ लगी पंडित जी करते हैं। हम ज्ञानी हैं तो हमको प्रणाम कोई नहीं करेगा। इतना बड़ा कोरोना आया, सारा सब मंदिर बंद कर दिया का है, सब भगवान निकाल करके कोरोना को साफ कर देते, कोई तो नहीं किया, लाखों लोग मर गए। कैसन भगवान है जो अपने मंदिर में छिप जाता है? देवी देवता कैसी है जो अपने छिप जाती है? हमारे लोग क्यों रामायण की पूजा करते हैं? हमारे लोग क्यों रामायण के कायल हो रहे हैं? रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कौन जात थे? ब्राह्मण थे। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कौन थे? शेड्यूल कास्ट थे। तो उनकी पूजा होती है क्या? उनकी पूजाएं ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं। जागा जागा हो शिव, जागा जागा हो शिव। अगर एक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट से शादी करता है तो बैकवर्ड को बेचारा को पनाह नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट बन जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि IAS और IPS अफसर जो होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वर्जन कहते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट की बच्चियां अगर IAS IPS करती है तो उसे सीधे शादी कर लेते हैं और जब बना लेते हैं अपना रास्ता। वो कितना चालाक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और गाली भी देते हैं। हम भी उनको पूजा करते हैं, चरणामृत उनका लेते हैं। ये कैसी बात है भाई? हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ये लोग तो बाहर के लोग हैं जो हम पर शासन कर रहे हैं। हम लोगों को एक होने की जरूरत है। सब में ये बात कही गई है कि मूल निवासी यहाँ के लोग हम लोग हैं, आर्यन लोग बाहर से आया है। तो चूंकि वो ब्राह्मण है तो कोई रिएक्शन नहीं है। जीतन मांझी बोल दिया, सुने होंगे उस समय कितना बवाल हुआ था। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था। जहाँ जिस व्यवस्था में मैंने जन्म ली है वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं उस व्यवस्था में। संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। लेकिन ये जानना चाहिए कि संविधान खतरा में कैसे है। चिड़िया को कहा गया है, चिड़िया बहन आएगा बहेलिया, दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं। चिड़िया भी बात को याद कर ली, लेकिन जब बहेलिया आया और दाना डाला और बिसात बिछाया, यही गाते गाते सब आज हम लोग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, यही बात है, चिड़िया वाली बात हो गई है। जय भीम कहते हैं, लेकिन जो मर्म की बात है उसको हम लोग नहीं आगे आने देते हैं कि हम लोग जय भीम कहने लायक हैं। यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले लोग जो घंटों घंटों से उनके आदर्शों और उनकी बातों को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और प्रशासन के साथी लोग, बहुत सारे बातें हो रही हैं। आप लोगों ने भी सुनी, हमने भी बात सुनी। और अरुण बाबू की बात सुन करके तो यही लगा कि हम लोग कोई दूसरी दुनिया में जीवित हैं या जी रहे हैं। हम उतना विस्तृत से नहीं जाएंगे, उतना मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कुछ कहना चाहते हैं कि आए दिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात चर्चा करते हैं या किसी की जयंती मनाते हैं, तो उन्होंने जो किया, जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पर चलने के लिए हम सीखते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो कल से 14 से लेकर के ये पखवाड़ा जो चलेगा, हमको पता है, अभी तो हमारे साथियों ने कहा कि एक देश, लेकिन हमको पता है कि संसार के 90 देशों में हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी है और जयंतियां मनाई जाती है। साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, और हमें जानकारी है कि संसार में किसी भी मनुष्य का इतने संख्या में तिलक लगना और जयंती मनाया जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब का। ये दर्शाता है कि अंबेडकर साहब कितना उस समय लोकप्रिय थे और आज लोकप्रिय हैं, और कितना बड़ा विद्वान थे। विद्वान के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि आज से 5 साल 6 साल पहले हमें ब्रिटेन जाने का मौका मिला था, लंदन में खास करके। तो वहाँ बाबा अंबेडकर जिस
मकान में रहते थे, उस मकान को बड़ा श्रद्धा से हमको देखने का मौका मिला और गए थे। और उसके बाजू में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, लगता है 25-30 कमरे की लाइब्रेरी वो थी। पूछा कि ये सारी किताबें तो विभिन्न राइटरों की होगी। लोगों ने कहा नहीं, ये जितने भी किताबें हैं सब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं और इसमें एक किताब मिक्स नहीं है। और ये भी बताया गया कि संसार में कोई भी बड़ा राइटर नहीं है जिसको इतनी किताबें लिखने का मौका मिला है जितना बाबा अंबेडकर साहब ने लिखी थी। और दूसरी विशेषता ये थी कि उनको हम लोग कानूनविद मानते हैं, लेकिन सिर्फ कानून की किताबें नहीं लिखी थी, वो अर्थशास्त्र की किताबें लिखी थी, फिलॉसफी की किताबें लिखी थी, मनोविज्ञान की किताबें लिखी थी, उपन्यास थे। माने हर विषय में लगभग 14 भाषाओं में उन्होंने किताबें लिखी थी, हर सब्जेक्ट पर। और शायद आपको मालूम होगा कि ये जो भी नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी मोनेटाइजेशन किए हैं, मुद्रा को स्थगित किए हैं, ये सिद्धांत बाबा भीमराव अंबेडकर का था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर काला धन नहीं होने देना है, काला धन निकालना है, तो हर 10 वर्ष पर आप मोनेटाइजेशन कीजिए। लेकिन आज 75 साल हो गए, 75 साल में मेरे जानकारी में सिर्फ एक ही बार मोनेटाइजेशन हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ कहा गया है कि मात्र 3% लोगों के पास 97% धन है यहाँ पर। तो आप जोड़ लीजिए मोनेटाइजेशन से किसको घाटा है, किसको फायदा है। उन्हीं लोगों को घाटा होगा जिनके पास अकूत संपत्ति है, तो वो नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है कि मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, और जिसके चलते कोई पैसा 1 रुपया के चलते तरस रहा है, तो कोई पैसा से पागल हो रहा है। और सरकार एक सिद्धांत पर काम न करके सिर्फ जो उसके विरोधी हैं उसके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या जो होता है उसका उन्होंने वो रेड करवाते हैं, अब बाकी को जो अपना आदमी उनको छोड़ देते हैं। तो कहने का गरज बाबा भीमराव अंबेडकर न सिर्फ कानून की बात किए हैं, सभी क्षेत्रों में उनका हस्तक्षेप रहा है और सब क्षेत्रों में अव्वल रहे हैं। और जहाँ तक कानून और संविधान की बात है, मेरे दोस्तों, हम लोग रट लगाते हैं संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। लेकिन ये जानना चाहिए कि संविधान खतरा में कैसे है, तभी हम उसका निराकरण ढूंढ सकते हैं। लेकिन सिर्फ कहते चले कि संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है, भाषण देते रहें, तो इसे शायद सुनने वाले भी कहते रहेंगे बाद में संविधान खतरा में है। तो मोटा मोटी संविधान खतरा में है, उसका अर्थ मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बाबा ने संविधान में हम लोगों को शेड्यूल कास्ट के लिए और गरीबों के लिए, दलितों के लिए या अनपढ़ों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया था कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इसका भी रूपरेखा उन्होंने तैयार किया था। ठीक ही कहा अरुण गुप्ता जी ने, एक शब्द उन्होंने इजाज़त दिया था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए।
राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था। और तभी हम लोग समझ सकते थे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य है क्या, या जो हम अर्जन करते हैं उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, हम किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे। जब तक एक कला हम नहीं जानेंगे तब तक हजारों लाखों रुपया हम कमाएंगे, लेकिन मेरी स्थिति गलत रहेगी। आज है, कोल्ड फील्ड में चले जाइए, हमारे मजदूर भाई सप्ताह में हजारों हजार रुपया कमाते हैं। अब तो महीना की बात आ गई है तो 40,000, 50,000, 60,000 रुपया तक के कमाते हैं लोग, लेकिन महीना आते आते उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। क्यों? वो जीवन की कला नहीं जानते हैं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान उनको नहीं है कि कम संसाधन में अधिक उपयोगिता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी चर्चा बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था, कह करके कि इसको पढ़ ही लिख करके ही किया जा सकता है। और वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आज भी आप लोगों में बहुत से लोग हैं जो दूसरे देशों में गए होंगे। बगल का देश भूटान है, वहाँ चले जाइए, लंदन ब्रिटेन में ग्रामर विद्यालय चलता है, फ्रांस है, चीन है, जापान है, और जहाँ जहाँ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है संसार के अधिकांश देशों में, वहाँ न तो जातिवाद है और न आरक्षण की मांग होती है, लड़ाई होती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जातियों की बात, जैसा अरुण बाबू ने कहा, और आरक्षण की बात यहाँ आती है। और इसी के बीच में हम लोग पड़े हुए हैं, हमको आरक्षण दो, हमको मांग दो, ये करो वो करो। तो संविधान खतरे में कैसे है ये मैं कहना चाहता था। तो सबसे बड़ा खतरा संविधान पर तो ये है कि जब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, तो आज 75 साल हो गए, तो क्या कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो गई? और आप जानते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख सालाना रुपया खर्च कर करके बच्चों को लोग पढ़ाते हैं। और हमारे बच्चे और आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है? माफ़ करेंगे लोग, कभी गुस्सा करते हैं हम लोगों पर कि शिक्षक वहाँ सिर्फ रास्ता नापते हैं, जाते हैं, दिन काटते हैं और चले आते हैं। 100 में कम से कम 80-85 शिक्षक तो ऐसे ही है। 10 से 15 शिक्षक का विद्यालय है जहाँ काम होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज IAS, IPS, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के और सब जो कंपटीशंस हैं, रेलवे का, फॉरेस्ट का, उसमें कौन जा रहा है? सब प्रायः अमीर के बच्चे जा रहे हैं, गरीब के बच्चे तो जा नहीं पाते हैं। क्यों? कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। एक CBSE की पढ़ाई होती है और एक बोर्ड की पढ़ाई होती है, और भी कई एक प्रकार का है जिसका नाम हम भूलते हैं। तो CBSE में 99% तक नंबर आता है, और बोर्ड में बहुत मेहनत करता है हमारा बच्चा, गरीब का बच्चा तेज होता है, लाता है तो 80-85% नंबर लाता है। हम लोग समझते हैं कि बहुत तेज लगा, वाकई तेज है, लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तो कट ऑफ मार्क्स 90% आता है। तो CBSE पढ़ने वाले सभी लड़के जो 99, 95, 97, 92, 93 नंबर लाते हैं, वही उसमें जाते हैं।
बोर्ड में लाने वाले जो प्रायः गांव घर के जो बच्चे हैं वो तो नहीं ला पाते हैं। तो इसका कारण होता है कि हमारे बच्चे अच्छे सर्विसेज में नहीं जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था समान स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज क्यों नहीं, चाहे 1947 से आज सरकारें हैं, आज तक हैं, कितनी सरकारें आई गई, हम भी उस सरकार के अंग रहे, क्यों नहीं कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो? इसका मतलब है कि मनभेद है। मनभेद यह है कि अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हम लागू कर देंगे, गरीब के बच्चा तेज है, तो फिर हायर एजुकेशंस में हमारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, सब गरीब के बच्चे आ जाएंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो वो लोग अपना जो सत्ता की बात है उसको बचाने के चक्कर में आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लाते हैं। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इतने चुनाव हुए आज तक, आज 131 MP रिजर्व कैटेगरी के हैं और कम से कम 200 के आसपास बैकवर्ड के भी MP हैं, आदिवासी भी हैं, लेकिन किसी के मुंह से ये बात कभी निकलती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी, पार्लियामेंट में हल्ला कभी इस पर होता है? कोई नहीं करता है। इसका क्या कारण हो सकता है? या तो नासमझ हैं, या न तो सब बेईमान हैं। हम पढ़ गए, आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, हमारा लोग मत आवे, लेकिन जय भीम कहने की बात आएगी तो सब जय भीम करते हैं, जयंती मनाने की बात आती है तो सब लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर बेईमानी हमारे तरफ से है, हम नहीं चाहते हैं। कौन ऐसा इलेक्शन आया, इलेक्शन में हमने पूछा कि क्या घोषणा पत्र में आपने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की है? ये स्लोगन दिया है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। कोई पूछा है? कोई नहीं पूछा है। तो फिर क्यों आएगा? तो नहीं आएगा तो आज 75 साल स्थिति हमारी जो है, आज यही स्थिति बनी रही तो अगला 75 साल में भी शायद यही स्थिति रहेगी, बहुत सुधार नहीं होगा। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि साक्षरता दर 80% है जनरल, और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है। और शेड्यूल कास्ट में भी अगर जात वाइज लीजिएगा तो मुसहर, भुइयाँ, डोम, मेहतर, नट, ये सब लोग हैं, उनकी साक्षरता दर 6-7% है। यही है समानता का अधिकार, इसी से हमारा समाज बढ़ेगा। तो हमारा कहना है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम यानी शिक्षा सबका अधिकार है, इस अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है, और ये वंचित किया जाना हमारा संविधान पर खतरा है, खतरा पहुंच रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस चीज़ को समझना चाहिए। और दूसरी बात, 1932 का याद दिलाते हैं मेरे भाइयों बहनों। 1932 में जब पूना पैक्ट तैयार हो रहा था, उसका मसौदा था कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए। अब इसको आप बहुत लोग न समझते होंगे, समझ लीजिए। अभी MLC का चुनाव हुआ है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का और स्नातक का। तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट होते हैं ग्रेजुएट, अब वोटर्स होते हैं ग्रेजुएट ही। टीचर में भी वही हालत है, टीचर होते हैं कैंडिडेट और टीचर होते हैं वोटर, और वही MLC बनते हैं तो सिर्फ टीचर की बात टीचर करते हैं और स्नातक की बात स्नातक करते हैं। तो दूरदर्शी महामाना हमारा भीमराव अंबेडकर ने भी 1932 में यही प्रस्ताव दिलाया था कि हमारा शेड्यूल कास्ट का कंस्टिट्यूएंसी
जो भी जनसंख्या के अनुसार बनती है। जैसे आज साधारण कंस्टिट्यूंसी है तो जिस प्रकार से टीचर वाला एक जिला या 2 जिला का एक कंस्टिट्यूंसी हो जाता है, स्नातक वाला भी इसी तरह से होता है। तो उसी तरह से हमारा रिजर्वेशन होता, शेड्यूल कास्ट का भी 6, 7, 8 कंस्टिट्यूंसी मिला के एक कंस्टिट्यूंसी होता, और वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट होते और शेड्यूल कास्ट ही वोटर देता होता। तो आज शेड्यूल कास्ट की स्थिति ये नहीं रहती। हम 8 बार चुनाव जीते हैं विधानसभा का। हम जानते हैं कि क्या क्या दुश्वारियाँ होती है हम लोगों पर। हमारा लोग वोट देता है, काम कराने के लिए नहीं आता है, और यदि हम काम करते हैं तो जो वोट देता है कम लेकिन उसका मुंह ज़्यादा है, वो अपने नहीं, अपने परिवार से, अपने जिला से नहीं, दूसरों जिला से भी कहवाता है, अरे फलना आदमी वोट आपको दिया था, फलना समाज के लोग, और आप फलना का काम कर रहे हैं। हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा एमएलए या मंत्री भी अपने लिए खुल करके काम नहीं करता है। कितनी बड़ी मार है ये सोचने की चीज़ है। एमएलए तो हो जाते हैं 41 एमएलए हैं, हम लोग हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन जहाँ काम होने की बात है कोई बोलता है क्या? कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कोई बोलता है? नहीं बोलता है। अगर बोलेगा वो, या एक बात और भी कहते हैं कि शायद एक आधे 2 ऐसा विधायक है जो 7 बार 8 बार 9 बार जीता है शेड्यूल कास्ट में, और नहीं तो 3 बार 4 बार जाते जाते वो बोलने लगता है, तब लोग कहता है कि अरे एकरा पाँख आ गलो, इसको हराओ, और उसको हरा देता है लोग। यही अधिकार, यही हमारा संविधान पर खतरा है। इस खतरा को समझना चाहिए कि डबल मतदाता सूची की मांग करें और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की मांग करें, जो नहीं हो रहा है। बाबा का अनेक जयंतियाँ मनाते रहोगे भैया, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये बात जो बाबा ने कही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सब एक हो जाओ, संत रविदास जी ने कहा था कि जात पात पूछे नहीं, कोई जो हरि को भजे सो हरि को भजे। तो जब हम संत रविदास जी को मानते हैं, हम तो इवन रामायण की बात मानते हैं कहीं कहीं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जब हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम ज्ञानी हैं, तो हमको प्रणाम कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर एगो ब्राह्मण है, दारू पीता है, मांस खाता है, व्यभिचारी है, अनपढ़ है, तो गोड़ लगी पंडित जी, गोड़ लगी पंडित जी करते हैं। यही विडम्बना है। इस चीज़ को हम लोगों को छोड़ना होगा, जिसकी चर्चा अरुण बाबू ने किया। अभी जब छोड़ेंगे हम लोग, तो उसके लिए इन बातों को भी चर्चा करना होगा कि आखिर जिस चीज़ से हम बन सकते हैं, रोगी डॉक्टर देखता है सब कोई, लेकिन वही सफल डॉक्टर होता है जो बीमारी का डायग्नोसिस करता है कि इसको अगर बुखार लग रहा है तो किस कारण से बुखार लग रहा है। नहीं तो ऐसे ही कोई दवा दे देगा दर्द का, तो बुखार छूटने वाला नहीं है। अगर इन्फेक्शन कहीं पर हो गया है और ऐसी बुखार की दवा दे देगा तो नहीं छूटेगा वो रोग। तो उसी प्रकार से ही हम लोगों का जो रोग है, डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो कह के चले गए, लेकिन हम लोग सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। एक संविधान पर खतरा की बात मैं बोल रहा हूँ। और एक खतरा और है कि 1932 में हमको नहीं मिला डबल मतदाता का अधिकार, मतदान का अधिकार, तो मिला क्या? आरक्षण। आरक्षण में भी मिला कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी।
16% हमारी जनसंख्या बतलाई गई थी, 16% हमें आरक्षण मिला। लेकिन आज मैं कहता हूँ, 2 रोज पहले शेड्यूल कास्ट कर्मचारी संघ के लोग हमसे मिले थे पटना में। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो लोग अपना आरक्षण के मामला में, उसी पर आए थे। उन लोगों ने कहा कि बिहार में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 5.9 है, यानी 6% है। अभी होना चाहिए कितना? 16%, लेकिन है 6%। तो बाकी कहाँ चला गया? बाकी बैकलॉग है, खा गया है लोग, वो कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? इसके लिए भी यही बात है कि संविधान पर खतरा हो रहा है, हमको लोग आरक्षण ठीक से नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, हर चीज में ला रहे हैं। पहले जब 1952 में आरक्षण की बात हुई थी तो 60 या 70% सरकारी क्षेत्र में सेवाएं थी, तो चलो 10% 8% हमको कुछ फायदा हो जाया करता था। लेकिन आज सेवा जानते हैं, सरकारी सेवाएं मात्र 25% रह गई है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में चली गई सेवा। रेलवे की सेवा जा रही है, जहाजरानी की सेवा जा रही है, फाइनेंशियल की जा रही है, खादान की जा रही है, सभी और सब जितना भी सेवा है। और वो सेवा जो जा रही है प्राइवेट में, उसका मालिक कौन है? हो रहे हैं अमानी अंडानी और कौन कौन जो हैं वो सब हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि वहाँ पर भी हमारा ऐसे, एक तो दे नहीं रहा है मेरा आरक्षण अपना कोटा के अनुसार, और दूसरा हमारा आरक्षण खा रहा है। तो ये संविधान पर खतरा है। तो सिर्फ संविधान पर खतरा कह करके हम लोगों को नहीं ये करना चाहिए। कैसे खतरा हो रहा है जिसकी चर्चा मैंने किया, और इसका एक ही उपाय है कि हमको इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ना होगा। जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर के आते हैं, उनसे मांग करना होगा हमको कि आप हमारे संविधान की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को अक्षुण्ण रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर ये बात का आप चाहते हैं तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। और वहाँ पर एक होकर के वोट देने की ज़रूरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ सामाजिक बात भी है जिस पर हम तो उलाहना देते हैं। जब हमारे बच्चे जय भीम कहते हैं, हम भी जो कहीं जाते हैं तो जय भीम कहते हैं, तो जय भीम तो मैं कहता ही हूँ, लेकिन अंदर से दुख होता है कि हम लोग जय भीम कहने लायक हैं। अभी बहुत साथियों ने कहा, इस मर्म को समझना चाहिए। अभी हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है, ब्राह्मणवाद में क्या है, मनुवादीवाद में क्या है, उसकी चर्चा अरुण बाबू बहुत विस्तार से किए और बहुत खुश भी हम लोग सुनते होते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता बतलाई थी उसको हम मान रहे हैं। 1956 में बाबा ने कहा था कि जहाँ जिस व्यवस्था में मैंने जन्म ली है वो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं उस व्यवस्था में। और वो इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा साधक थक गए कि हम इस धर्म को सुधार नहीं सकते हैं, तब उन्होंने यही कहा कि हम इसमें नहीं मरेंगे, हम नया धर्म जरूर मानेंगे। और बहुत अध्ययन किया उन्होंने, अध्ययन करना उनका पेशा एक तरह से थी। तो बहुत धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, सभी धर्म से अच्छा बौद्ध धर्म उनको लगा और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, जहाँ जाति पाति का कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे।
आज इतना होने के बाद भी हम भुइयाँ समाज अनुसार पासी क्या क्या हम बने हुए हैं, अर्जन बर्जन पिछड़ा अति पिछड़ा और ये सब बने हुए हैं। और एक चीज़ और भी बात मैं कहता हूँ कि ठीक ही कहा अरुण बाबू ने, छूने छुआने की बात या जाति बिगाड़ने की बात, लेकिन हम लोग बुद्धू हैं, हम लोग लड़ जाते हैं। अगर एक बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट से शादी करता है तो बैकवर्ड को बेचारा को पनाह नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट बन जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि IAS और IPS अफसर जो होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वर्जन कहते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट की बच्चियां अगर IAS IPS करती हैं तो उसे सीधे शादी कर लेते हैं और जब बना लेते हैं अपना रास्ता। वो कितना चालाक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हमको इस पर सोचना चाहिए कि जब वो ऐसा कर सकता है और उसका जात नहीं बदलती और वो ठीक से रह सकता है, तो क्या हम लोग जो पिछड़े हैं, हम लोग जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हम लोग बहुजन कहलाते हैं, क्या आपस में जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं कर सकते? हम नवयुवकों को कहना चाहते हैं खास करके, अब हम लोगों का समय तो गया, अरुण बाबू का समय गया, सिर्फ कह ही सकते हैं हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आप मनाते हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो दिशा निर्देश दिया था उसको आप मानिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो अच्छा भाषण देना, अच्छी कविता कह देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बात वैसे हो गई कि चिड़िया को कहा गया है, चिड़िया बहन आएगा बहेलिया, दाना डालेगा लोम में फंसना नहीं। चिड़िया भी बात को याद कर ली, लेकिन जब बहेलिया आया और दाना डाला और बिसात बिछाया तो यही गाते गाते सब फंस गया। आज हम लोग शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, यही बात है, चिड़िया वाली बात हो गई है। जय भीम कहते हैं, लेकिन जो मर्म की बात है उसको हम लोग नहीं आगे आने देते हैं। हम बच्चों को, खास करके नौजवान साथियों को कहना चाहते हैं, आज दुश्वारियां हैं उसके पास। हम पत्र में देखते हैं कि अगर एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा अपने शेड्यूल कास्ट में किसी से शादी कर लिया तो उसका रहतब नहीं है। 100 में 90 ऐसा है, या तो उसको घर से भाग जाना पड़ता है, और नहीं तो 10-20% ऐसा है जो दोनों गंगा में डूब के मर जाते हैं। ये भी होता है। तो ऐसा क्यों, ये परिस्थिति क्यों आ रही है? जब ऐसा होगा तो बाबा साहब का जयंती मनाने का क्या औचित्य है? हम लोग को नहीं मनाना चाहिए, और नहीं तो मनाते हैं तो उनको इस बात को हम लोग समझें, ये बात हम करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सरकार के लिए भी है, सरकार नहीं कर रही है, हम भी नहीं कर रहे हैं, और सरकार भी आज बहु जयंती मना रही है, हम भी मना रहे हैं। और जहाँ तक आगे की बात जिसकी चर्चा अरुण बाबू ने की, तो हमारी स्पष्ट मानना है, उन्होंने जो दूसरा रूप में कहा, हम जब मुख्यमंत्री थे तो यही वाल्मीकि नगर में थारू भाइयों की हत्या हुई थी, हम गए थे। थारू बेटी बहनों ने हमको स्वागत किया था और जमीन नीप करके, चटाई बिछा करके, बैठा करके हमको खिलाई थी। वो लोग आरती उतारी थी और घोंघा भात खिलाई थी। घोंघा जानते हैं ना, घोंघा भात खिलाई थी। उस समय हम उनको कहा था कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, ये लोग तो बाहर के लोग हैं जो हम पर शासन कर रहे हैं। हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है। अगर हम शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग अगर एक हो जाते हैं, जिसको बहुजन कहा जाता है, जिसको जगदेव बाबू ने कहा था कि सब में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फल क्या मिला? उनको गोली खानी पड़ी। लेकिन आप हम क्या कर रहे हैं? आप हम विषय को समझते हैं? आप नहीं समझ रहे हैं।
आप हीरो होने की बात नहीं करते, खाली दिखावा करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप मूल निवासी हैं। और इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि संस्कृत के उद्भट विद्वान राहुल संस्कृत्यायन हैं, लोकमान्य तिलक रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। सब में ये बात कही गई है कि मूल निवासी यहाँ के लोग हम लोग हैं, आर्यन लोग बाहर से आया है। तो चूंकि वो ब्राह्मण है तो कोई रिएक्शन नहीं है। और जीतन मांझी बोल दिया, सुने होंगे उस समय कितना बवाल हुआ था, क्या क्या कारण हुआ था हमारे ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है कि बवाल हो, चिंता नहीं। चिंता इस बात की है उतना के बाद भी हमारे लोग जाग नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि वाकई हम यहाँ के निवासी हैं। उसी प्रकार से पूजा राम की बात आती है। हम भी मानते हैं रामायण एक महाकाव्य है। महाकाव्य में जब मीमांसा उसकी करते हैं हम, तो कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो जो बुराइयाँ की बात सामने आती है तो बड़ा तितकी लगती है समाज में लोगों को, और हमारे लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं वो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग क्यों रामायण की पूजा करते हैं, हमारे लोग क्यों रामायण के कायल हो रहे हैं। ठीक है, उसकी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो कौन जात थे? ब्राह्मण थे। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि कौन थे? शेड्यूल कास्ट थे। तो उनकी पूजा होती है क्या? उनकी पूजा ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं, और आप भी नहीं करते हैं। उनकी पूजा सिर्फ दिल्ली में देखते हैं, कुछ सफाई मजदूर के लोग, वाल्मीकि लोग होते हैं, वो लोग पूजा करते हैं, वरना हम लोग कोई नहीं करते हैं। हम लोग भी रामचरितमानस की पूजा करते हैं और उसी चीज़ को मानते हैं। इसलिए हम लोग तो ये भी कहते हैं, राम के साथ भी वही बात है। और ठीक ही तो कहा अरुण बाबू ने, आज इतना बड़ा कोरोना आया, सारा सब मंदिर बंद कर दिया का है, सब भगवान निकाल करके कोरोना को साफ कर देते, तो कोई तो नहीं किया, लाखों लोग मर गए। तो कैसन भगवान है जो अपने मंदिर में छिप जाता है? देवी देवता कैसी है जो अपने छिप जाती है? कुछ नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ भगवान के नाम पर। और अभी तो देख रहे हैं शिव चर्चा, जागा जागा हो शिव, जागा जागा हो शिव, ये चल रही है। और इसका सिद्धांत है मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कहा था, एक साथी अभी बोले हैं कि जब प्रशासन फेल होने लगता है तो सांप्रदायिकता और धार्मिकता का आड़ लेता है। आज यही स्थिति हो रही है। गांव गांव में शिव चर्चा हो रही है, जग हो रहे हैं। कल हम शहर तेलपा में थे, जहानाबाद में, इसी तरह से जग में कौन रामानुजाचार्य क्या थे, उन्होंने गालियां दी हम लोगों को। उसी के रिटेलिएशन में कल इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमारा कहना ये है, वो गाली देंगे और गाली भी देते हैं, हम भी उनको पूजा करते हैं, चरणामृत उनका लेते हैं। एक कैसी बात है भाई, हम लोगों को छोड़ना होगा उनको। इतना दिन दास्ता में बना के रखे हैं। हमको अगर गुलाम और दास बनना है तो संविधान का दास बने, बाबा भीमराव अंबेडकर का दास बने, वाल्मीकि का दास बने, पेरियार का दास बने, न कि उन लोगों का दास बने। ठीक है तो कहता है, अरे आज इतना ये पर सीमा पर शस्त्र, ये जो पुलिस रखने की क्या ज़रूरत है? या यहाँ पर इतना पुलिस और लोग हैं, काहे ला है? वो डाइन रख लेते हैं यहीं पर। अगर आप लोग कुछ सोचते तो यहीं से नज़र से आप लोगों को खा जाती हो, तो फिर इन लोगों की क्या ज़रूरत थी? तो उसी सेना है सीमा पर, फौज रखने की क्या ज़रूरत थी? एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत थी? मिसाइल छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? 4 गो डाइन को बढ़िया से रख लेते, सब सुहा कर देती वहाँ पर। तो ऐसा हो रहा है क्या?
तो जब ऐसा होता नहीं है तो भूत मूंगा और डाइन कमाइन क्या है, फिर देवी देवता क्या है। इसीलिए हम भी कहते हैं मंदिर में नहीं जाओ, स्कूल में जाओ, स्कूल को देखो। और स्कूल के बारे में जो हमने कहा, एक ही चीज़ वही होना चाहिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जब तक के नहीं होगा तब तक के हम लोगों की भलाई नहीं होगी। इसके लिए हम लोगों को सड़क से संविधान तक लड़ना होगा, और जब तक नहीं लड़ेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए ये मेरे नौजवान साथियों, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना को पूरा करना है तो निश्चित रूप में बाबा साहब की उन बातों के लिए आगे लड़ाई लड़ो। लड़ाई हम ये नहीं कहते हैं कि तुम शस्त्र उठाओ, हम ये कहते हैं कि जो 5 वर्ष में तुमको अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार को यूटिलाइज करो, एक हो करके करो। लेकिन जात में बट करके जो अभी तक करते रहे हो, अब यही कारण है कि दूसरा विचार के अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई हुए भी हैं तो वो दूसरे के दबाव में हैं, वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाओ कि उनको समझ में आवे कि हम बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी के बल पर आए हैं, जो तुम्हारे भलाई का काम करें और संविधान के अनुरूप काम करें, तभी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का औचित्य होगा। वरना हम नहीं समझते हैं, ऐसी मनाते रहेंगे। तो हमको सही बात है मुजफ्फरपुर जाना है 5 बजे के आसपास में, इसलिए अभी इतने ही बात कहेंगे। और बहुत सारी बातें थी जो कही जा सकती थी, जिसको कि लेकर के समाज में बड़ी चर्चाएं होती है, तो उन बातों को आज यहाँ पर न कर करके, चूँकि अरुण बाबू ने सारी बातें कह दी है, तो इसलिए एक ही चीज़ कहेंगे, मंत्र याद कर लो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम का, या फिर प्राइवेट क्षेत्रों में जो आज आरक्षण नहीं मिल रहा है उसके लिए। आज जुडिशियरी में तुम्हारा आरक्षण नहीं मिल रहा है। आज तुम अगर मर्डर करके जाते हो, नहीं जाते हो, मुदाले बनते हो, तो तुमको फांसी पड़ती है। और दूसरा लोग मर्डर करके जाता है और वो बच जाता है, इसलिए कि जुडिशियरी में, न्यायपालिका में तुम्हारा नहीं है। इसलिए उच्चतर न्यायालयपालिका में भी तुम्हारा आरक्षण होना चाहिए, जिसकी चर्चा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था। ये सब कब मिलेगा? जब हम तुम एक होगे, जाति विहीन समाज की कल्पना करोगे और उसमें जीने लगोगे, तो सब काम हो जाएगा। इन्हीं सपनों के साथ पुनः बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम अपना वचन रूपी पुष्प को अर्पित करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।